जिस तरह हमारी डाइट और लाइफस्टाइल के ट्रेंड्स हैं वो पिछले 20-25 साल में बहुत चेंज हुए हैं। पहले किसी को हार्ट अटैक जाके होता था 40-50 साल की उम्र में या उससे भी आगे। बिल्कुल। तो अब आप यूं समझें कि वो 10-20 साल पहले आ गया। स्मोकिंग भी बढ़ गई है जो कि जानलेवा है। दिल की नालियों को वो कोलेस्ट्रॉल जमने में मदद देती है और प्लाक बिल्डअप करने में दिल की नालियों में मदद देती है। एज ए कॉम हमारा मिजाज है तली हुई चीज़ें खाएं, और ख़ास तौर पे जब माशाल्लाह रमज़ान का एक सुनहरी पीरियड शुरू होता है तो हम लोग हमारी दर्जा कोशिश होती है कि हम इसी में सारा कुछ खा लें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक दफ़ा दिल की तकलीफ शुरू हो गई, दिल की नालियों में तंगी आ गई, फिर आप दवाई पे तो आ ही गए। तो हॉस्पिटल्स आप देख चुके हैं कितने भरे हुए हैं, टर्नओवर इतना ज़्यादा है कि वो 2-2 महीने 6-6 महीने का टाइम मिलता है। भाई आप इसमें क्यों पढ़ना चाहते हैं? अपने जिस्म को, अपनी ज़िंदगी को अज़ाब क्यों बनाना चाहते हैं? तो आप पहले ही संभल जाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आपका मॉलेज मिनी पॉडकास्ट सीरीज एपिसोड 2 सेहतमंद रमज़ान। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि हम अपने दिल का ख्याल किस तरह रख सकते हैं, और इसी के लिए हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर हारून। स्टे विद अस टू लर्न कि हम इस रमज़ान कैसे हेल्दी रह सकते हैं और अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हारून एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे एट आपका मॉलेज। जैसे कि हार्ट डिजीज़ बढ़ती ही चली जा रही हैं, तो आप क्या बताएंगे कि क्या वजूहात हैं जो यंग जनरेशन में हार्ट डिजीज़ एकदम इतनी बढ़ती चली जा रही हैं? पहले तो वालेकुम सलाम करूँगा और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बेसिकली आपने अगर ट्रेंड देखे हो कि जिस तरह हमारी डाइट और लाइफस्टाइल के ट्रेंड्स हैं वो पिछले 20-25 साल में बहुत चेंज हुए हैं। बिल्कुल। जिसको हम जंक फूड कहते हैं, जिसको आप फास्ट फूड भी कहते हैं, उसकी आप देखें इंट्रोडक्शन पिछले 2 डिकेड्स या 2 या 20-30 साल में बहुत ज़्यादा हुआ। और हमारे जो नौजवान इस टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं वो इसी टाइम पीरियड में उन्होंने आँख खोली है। और मीडिया भी बहुत बढ़ गया है, मीडिया का रोल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आई एम सॉरी टू से, मुझे अफसोस होता है कि मीडिया ने बहुत कम रोल प्ले किया है एक अच्छी लाइफस्टाइल और हेल्थी हैबिट्स के लिए। बिल्कुल। तो जब आप नौजवानों को ये तालीम नहीं देंगे कि खाने पीने में क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए और लाइफस्टाइल किस तरह गुजारना चाहिए, यानी कि आपकी एक्सरसाइज हैबिट्स जो है वो किस तरह आप रेगुलरली रूटीनली फॉलो करें, तो ये सारा कुछ चेंज नहीं होगा। सही। और ये सबसे बड़ी वजह है, यानी कि अर्ली एज में, जो कि पहले किसी को हार्ट अटैक जाके होता था 40-50 साल की उम्र में या उससे भी आगे। बिल्कुल। तो अब आप यूं समझें कि वो 10-20 साल पहले आ गया। फिर स्मोकिंग आप देखें कि गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है कि स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, लेकिन लोग पी जा रहे हैं। बिल्कुल ट्रेंड बन गया हुआ है। ट्रेंड बन गया हुआ है। अच्छा, वो स्मोकिंग भी बढ़ गई है जो कि जानलेवा है, और ख़ास तौर पे दिल के लिए। दिल की नालियों को वो कोलेस्ट्रॉल जमने में मदद देती है और प्लाक बिल्डअप करने में दिल की नालियों में मदद देती है। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर का जो ट्रेंड था वो भी पहले आ गया, जो कि 15 साल 20 साल बाद होना था वो पहले आ गया। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप मिलाएंगे कि ना आपको अपने वेट का पता है, कि ना आपको ये पता है कि डाइट में आपने क्या खाना है, और ना ही आपको अपनी हेल्थ कॉन्शियस है कि जनाब हमने एक्सरसाइज भी रेगुलरली करनी है और अपना वजन भी कंट्रोल करना है। बिल्कुल। तो ये मेन चीज़ें हैं। बाकी जेनेटिक बैकग्राउंड जिसको आप कहते हैं ना, खानदानी वरासी, वो तो चला आ रहा है, वो तो हमेशा से है। जिसके खानदान में दिल की तकलीफ हो जल्दी आ जाती है, उसका ज़्यादा चांस होता है उसके ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में होने का। बिल्कुल। तो उसको कंट्रोल आप किस तरह करते हैं? फिर आखिर में आके तो बात यही आती है ना कि आपने लाइफस्टाइल चेंजेस बिल्कुल क्या रखे हुए हैं, किए हैं या नहीं किए। ठीक हो गया। इसके अलावा जैसे रमज़ान मुबारक इधर है, आ गया है, और सब रोज़े वगैरह भी रखेंगे, तो आप क्या तनकीद करना चाहेंगे या क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि क्या एक ऐसी चीज़ वो अपनी सहरी और अफ्तारी में से एलिमिनेट कर सकते हैं और क्या एक चीज़ ऐड कर सकते हैं? जी, बड़ा अच्छा आपने इस पे बड़ा अच्छा सवाल किया है और रोशनी डाली है। क्योंकि एज ए कॉम हम लोगों, हमारा मिजाज है कि तली हुई चीज़ें खाएं। बिल्कुल। एज ए नेशन। हाँ जी।
और ख़ास तौर पे जब माशाल्लाह रमज़ान का जिसको कहते हैं सुनहरा बाब कह लें या एक सुनहरी पीरियड शुरू होता है, तो हम लोग हमारी दर्जा कोशिश होती है कि हम इसी में सारा कुछ खा लें। बिल्कुल। और वो भी हम क्या करते हैं कि जितना ज़्यादा तेल लगाओ उसको हम इंजॉय करते हैं। बिल्कुल। वो खाने पीने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर वो वही बात है कि जब आप सैचुरेटेड फैट्स कि ज़्यादा लेंगे तो वो आपकी सेहत पे बुरा असर डालेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। बिल्कुल। फिर नमक ज़्यादा डालेंगे, फिर ये जिस तरह ये कचौरियाँ हैं, समोसे हैं, पकोड़े हैं, तो ये मेन चीज़ें हैं। तो इनको जब तक आप अवॉइड नहीं करेंगे तो ये महीने में आपने अपने बिल्डअप कर लेना है सारा सामान तकलीफ की तरफ ले जाने वाला। ठीक हो गया। इसके अलावा जैसे आपने नमक की बात की, तो हमारे अवाम तो बहुत ज़्यादा नमक मेरा ख्याल है इस्तेमाल करती है, लेकिन उन्हें शायद ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन वो ज़्यादा होता है। तो क्या और कितना रोल प्ले करता है सॉल्ट इनटेक हार्ट डिजीज़ में? बहुत रोल प्ले करता है। देखिए ना, जो हार्ट डिजीज़ हैं जिसको हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, यानी कि दिल की नालियों की तकलीफ, बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं जी हार्ट अटैक हो गया, अंजाना हो गया, दिल का दर्द हो गया, नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ठीक है। अगर आपकी एक्सेसिव इनटेक है तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये आपकी प्रीमेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की तरफ ले जाएगा। यानी कि अगर किसी को दिल की तकलीफ 50 साल की उम्र में होती है तो उसको 40 साल की उम्र में हो जाएगी। अच्छा। इससे भी कम आ जाएगी। तो इसलिए हम बार बार ये मशवरा देते हैं कि जनाब अपना नमक का इंटेक बंद ना करें तो कम करें। वो भी मैं आपको बता देता हूँ रफली लोगों के लिए, ले मैन के लिए कि कितना होना चाहिए। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो जो जिसको आप टेबल साल्ट कहते हैं वो 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं है, बल्कि हम कहते हैं इसका भी आप हाफ कहें, ये 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट। अच्छा। अब कितने लोग हैं जो इससे कंप्लाई करते हैं? मेरा ख्याल है बहुत ही कम होंगे। और अगर इसको हम उसमें ग्राम में ले जाएं तो वही कहते हैं 1500 से लेके 25 बिल्कुल 1000 मिलीग्राम या 2500 मिलीग्राम या 2.5 ग्राम। सही। इसके अलावा स्ट्रेस कितना रोल प्ले करती है हार्ट डिजीज़ में? बिल्कुल रोल प्ले करती है, क्योंकि स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वो डेफिनेटली, देखें आपकी जो माइंड है, जिसको आप ब्रेन कहते हैं, जिसको आप दिमाग कहते हैं, क्लिनिकली माइंड अभी आप कहते हैं, तो ये अफेक्ट होता है आपकी इन्वायरमेंट से। ठीक है। जब आपकी इन्वायरमेंट में स्ट्रेस होगा और आप स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लोग स्ट्रेस लेते हैं, बिल्कुल, अगर कोई उनके ऊपर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तो वो सारी बॉडी को अफेक्ट करती है। वो किस तरह अफेक्ट करती है? आपकी हार्मोन्स रिलीज ऐसी होती हैं, जिसमें एड्रेनलिन है, कॉर्टिसोल है, तो ये सारी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स हैं, ये भी आपको बता दूं, यानी कि सोजिश करती हैं ये। जब एक आदमी, जिसको कहते हैं ना जी लड़ाई, किसी को गुस्सा आ गया है या लड़ाई हो गई है, तो ये हार्मोन्स ज्यादा सक्रिएट होती है। उस वक्त तो उनको जरूरत होती है ना, गुस्सा आ गया या लड़ाई हो गई है उसको ज्यादा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस लगातार किसी को स्ट्रेस में रखते हैं तो वो कंटिन्यूअसली ज्यादा सक्रिएट हो रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं? आपके दिल की सारी नालियों में इन्फ्लेमेशन, सोजिश पैदा कर रही है, और सोजिश ही बुनियाद है दिल की तकलीफ की बढ़ने का। सही। यानी कि वहाँ ब्लड फ्लो के जमने का, ब्लड फ्लो स्लो होने का और मजीद नुकसान करने का। सही। इसके अलावा अगर आप बताएं कि घर में बैठे हुए जितने भी अफराद हैं, उनके घर में कोई एक ना एक तो ऐसा बंदा ज़रूर होता है जिसको हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, तो वो क्या ऐसी होम रेमेडी कर सकते हैं उस पर्सन के लिए जिसे हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है उसको? पहले तो आप देखें ना, हाई ब्लड प्रेशर का ले लें। अगर वो पेशेंट मेडिसिन पे है, प्रॉपर मेडिसिन ले रहा है, तो उसका ठीक रहेगा। लेकिन कई दफ़ा सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि उसने मेडिसिन नहीं खाई या कोई ऐसी स्ट्रेस फैक्टर है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो उसमें चंद चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और आपके पास दवाई भी नहीं है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने लंबे लंबे सांस लें। ठीक है। और जिसको कहते हैं ना कि कंसंट्रेट करना है, जिस तरह हम योगा वाले कहते हैं कि मेडिटेशन करनी है कि जनाब आप ठीक हो रहे हैं, तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। पानी पी लें, थोड़ा सा 1 गिलास पानी पी लें,
और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस से रिलीफ करने के लिए ये दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि लंबे सांस लें और कोशिश करें कि अपना मेडिटेट करें कि जनाब मैं ठीक हो रहा हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी हेल्प करें। ठीक है। और लो ब्लड प्रेशर के लिए? लो ब्लड प्रेशर के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको अगर सिम्टम हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो लेट जाना चाहिए, टांगें उसके ऊपर कर देनी चाहिए, और फिर भी नहीं हो रहा तो फिर साथ उसको, जिसको हम नींबू पानी कहते हैं, उसमें नमक डाल के दें। तो इसी तरह कोई नमकीन चीज़ दें तो उससे उसको बेहतरी आनी चाहिए। ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता और उसको साथ एंजाइना हो रहा है, दिल का दर्द हो रहा है या कुछ और डिजीनेस ज़्यादा हो रही है तो फिर हॉस्पिटल ले जाएं। वो फिर उसके उस तरह डील करेंगे। हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स या साइंस होते हैं जो हमें देखने चाहिए और नोट करने चाहिए और रश करना चाहिए टुवर्ड्स हॉस्पिटल? जी जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक है कॉमन साइंस और एक टिपिकल जिसको हम कहते हैं, एक है एटिपिकल। तो जो टिपिकल साइंस हैं वो सबसे पहले पेशेंट आपको कहेगा, मरीज कहेगा जी मेरी छाती पे बोझ पड़ रहा है, या जिस तरह मेरी छाती पे किसी ने पाउंडा, या जिस तरह कॉन्स्ट्रिक्टिव बैंड होता है, एक बैंड बांध दिया गया, तो दिस इज हाउ ही विल। ठीक है। और फिर यही बोझ या यही दर्द आपकी गर्दन में जा सकता है, बाजुओं में आ सकता है, इवन स्टमक की तरफ जा सकता है। ये उसके हैं टिपिकल फीचर्स। या जॉज में जा सकता है। जो थोड़े से इसके हट के हैं, कई लोग स्पेशली एल्डरली या ख्वातीन, वो कह सकती हैं कि हमें मैदे में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। स्पेशली एपिगैस्ट्रिन। तो वो ख़ास तौर पे वो बंदा जिसको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल उसका ज़्यादा है या स्मोकर है, अगर उसको ये अलामात होती हैं कि पेट की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो फ़ौरन अलर्ट होना चाहिए और उसकी ECG और उसका बाकी चीज़ें उनकी करनी चाहिए, या उसको फ़ौरन वो दवाई जिसको हम डिस्प्रिन कहते हैं खिला देनी चाहिए। ठीक है। और उस जब तक आप हॉस्पिटल नहीं जाते तो उसको ये फ़ौरन खोल के खिला रही देनी चाहिए। और एक नाइट्रो पैच होता है वो रखना चाहिए, वो भी आप पैच लगा दें तो जो कि दिल की नालियों को खोल देता। तो ये 2-3 चीज़ें तो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब मैं आपको आता हूँ ख्वातीन की तरफ। ख्वातीन में अक्सर जो दिल का प्रॉब्लम आता है या अटैक आता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको टिपिकल सिम्टम्स हो। अक्सर ख्वातीन को छाती में दर्द नहीं होगा और उसको वेग सा पेन होगा, कभी इधर है कभी इधर है, या वो कहेगी जी मैं बहुत थक चुकी हूँ, आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, या वो बहुत एंग्शियस हो जाए, एंग्जाइटी हो जाएगी, फटीग्ड फील करेगी और नौजिया फील कर सकती है। तो ये चीज़ें आपको अलर्ट करनी चाहिए, इसके बजाय कि उसको पैनाडॉल या छोटी मोटी दवाई दे के उसको कहें खामोश करा। तो ये बड़ा गलत ट्रेंड है यार। तो ये आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा ख्वातीन के सिलसिले में, स्पेशली अगर किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल का होना, ये चीज़ें भी शामिल हैं, या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है। साइंस और सिम्टम्स की तो हमने बात कर ली, तो क्या वजूहात क्या होती हैं हार्ट अटैक की या मोस्ट हार्ट डिजीज़ की? देखिए जी, मेन वजह तो मैंने पहले जिस तरह अर्ज किया कि चर्बी वाली चीज़ें ज़्यादा खाना, जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स। लोगों के नाश्ते आप देखें, अंदरून शहर देखें जाके। अच्छा, फिर उसके अलावा एक्सरसाइज ना करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल या ना कि बैठा रहना, फिर उसके अलावा स्मोकिंग करना, फिर वो जो जिसको डायबिटीज है उसको कंट्रोल ना करना, जिसको ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल ना करना, ओवरवेट होना, वजन ज्यादा होना, तो ये मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है। फैमिली हिस्ट्री जिसकी है, जिसको जल्दी हार्ट अटैक हुआ अगर माँ बाप को 50 साल से पहले, तो वो ये लोग तो ज्यादा अलर्ट होनी चाहिए। और अब जब तक आप इन चीज़ों को नहीं ठीक दुरुस्त करेंगे तो फिर यू आर एट रिस्क। ठीक है। इसके अलावा कौन सा ऑयल यूज़ करें, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि किस टाइप का ऑयल यूज़ किया जाए, कौन सा फ़ायदेमंद है, कौन सा नुकसानदेह है? देखिए जी, ऑयल तो कोई भी फायदेमंद, पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास सरसों का तेल है या कैनोला ऑयल है या ऑलिव ऑयल है तो वो आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऑलिव ऑयल जो उसको आप वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं, वो भी आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं सैलेड वगैरह। तो आपने जो भी ऑयल यूज़ करना है उसकी तादाद बहुत कम रखें। ठीक है।
और अपना जिसको कहते हैं ना एनर्जी यूज़ करना, उसको उसकी तरफ आए कि आपकी कंजम्पशन हो कैलोरीज की। ये नहीं कि आप 6-6 घंटे बैठे रहें। तो आजकल तो ये भी ट्रेंड आ गया है मेडिसिन में कि आप हर 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट चहलकदमी करें ताकि आपका जिस्म मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। इसके अलावा लास्टली आप हमारे ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो हमेशा ये कहता भी हूँ और करता भी हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। देखिए ना, एक दफ़ा दिल की तकलीफ़ शुरू हो गई, दिल की नालियों में तंगी आ गई, फिर आप दवाई पे तो आ ही गए, फिर आप या एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग की तरफ जा रहे हैं या बाईपास की तरफ जा रहे हैं ऑपरेशन, तो एक लंबी लाइन लगी हुई है। वो हॉस्पिटल्स आप देख चुके हैं कितने भरे हुए हैं, टर्नओवर इतना ज़्यादा है कि वो 2-2 महीने 6-6 महीने का टाइम मिलता है। भाई आप इसमें क्यों पढ़ना चाहते हैं? अपने जिस्म को, अपनी ज़िंदगी को अज़ाब क्यों बनाना चाहते हैं? तो आप पहले ही संभल जाएं, सादी ग़िज़ा खाएं, सब्जी दाल सूखी रोटी फल, चिकनाई से परहेज करें, बड़े गोश्त छोटे गोश्त से कम लें, मुर्गी मछली खा सकते हैं। और हर हफ्ते कम से कम हफ्ते में 150 मिनट्स वॉक करें, ठीक हो कम से कम। यानी कि आप 4 to 5 days ए वीक आपकी 30 मिनट्स एक ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। ये आपके कम से कम जरूरियात हैं। अपना वजन जो है, BMI जो है, वो आइडियल में रखें, यानी कि उसको 25 से ऊपर ना जाने। ठीक है। और इसी तरह आप अपनी डाइट के ऊपर आ जाएं, मैंने बताई है। तो अब अगर स्मोकिंग से लोगों को मना करें, उनके साथ भी ना बैठें, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगी तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यानी कि मज़ीद इलाज। अभी आपने बात की कि वॉक करना ज़रूरी है और मतलब वॉक करनी है, तो कुछ लोगों को मैंने नोट किया है, वो कहते हैं कि हमारा काम तो चलने फिरने वाला ही है, या फिर ख़वातीन भी कहते हैं कि हम घर में चलते फिरते रहते हैं, काम वगैरह करते रहते हैं। तो क्या आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि वॉक और उस काम में चलना फिरना में फ़र्क है? बहुत फ़र्क। वो जो आप घर में चल फिर रहे हैं ना, वो एक आपकी एडिशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है। ये लोगों में बड़ी गलतफहमी है कि जी मैं तो सारा दिन खड़ा रहता हूँ और जी मैं तो काम में सारा दिन चलता रहता हूँ। आपकी प्रॉपर वॉक जो है वो आधा घंटा 40 मिनट सैर जिसे कहते हैं, बगैर किसी काम के वो होनी चाहिए। ठीक हो। और ब्रिस्क वॉक अगर आप कर सकते हैं ज़रा तेज़, तो वो सबसे अच्छी। ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर हारून फॉर शेयरिंग सच इंसाइटफुल knowledge with our audience. Please share this with your friends and family. सेहतमंद रमज़ान आपका मौलिद के साथ. Thank you so much for watching.